भूषण तो आदि रीतिकाल के बड़े कवि हैं भूषण, और थोड़े सा अलग इस मामले में है कि रीतिकाल की कविता जो श्रृंगार, करुण और भक्ति रस के बीच में चल रही थी, उसमें भूषण जो है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के महत्व को समझते हुए वीर रस का प्रतिपादन करते हैं। हम देखते हैं कि एक बधी बधाई परिपाटी जो थी रीतिकाल की, जो श्रृंगार की कविताओं की थी, उसमें जब भूषण आते हैं, भूषण एक नए ढंग के वीर रस की प्रतिपादन करते हैं और कालांतर से भारतीय काव्य परंपरा के अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हैं, जो आदिकाल के रासो काव्यों में वीर रस के छंद रच चुके थे। लेकिन रासो काव्य के जो छंद थे वीर रस के, उससे और जो भूषण की कविता थी उससे थोड़ा बहुत अंतर है, उसी अंतर को दिखाने की कोशिश की गई है इस शोध लेख में। तो ये हम देखते हैं कि प्राय जो वीर काव्य थे, वो वीर काव्य जो रासो काव्य में रचे जाते थे आदिकाल में, उनमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस उसका अंगी रस बन के आया था। यानी वीर नायकों का जो युद्ध होता था वो अधिकतर नायिका के रूप लावण्य पर मुग्ध होने के कारण होता था। जहाँ ऐतिहासिक दृष्टि के मूल में, युद्ध के मूल में अगर कोई नायिका नहीं भी होती थी तो वैसी कल्पनाएं खड़ी कर ली जाती थी ताकि कविता को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन भूषण के वीर काव्य को आप जब देखेंगे तो उनके यहाँ ऐसी श्रृंगार भावना की अनुरूपता है जो शौर्य के सहयोगी के रूप में आती है। उनका काव्य नायक जो है वो किसी के प्रेम में युद्धरत नहीं है, बल्कि सदैव अन्याय, दमन आदि के प्रतिरोध में तत्पर होता है। उनके काव्य में हम कह सकते हैं कि वीर नायक आमतौर पर उन्हें कहा जाता था जिन्होंने किसी राज्य की स्थापना की हो, जो किसी युग की सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले महापुरुष हों, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया हो या मानवता की रक्षा अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। छत्रपति शिवाजी के वीर भाव के पीछे सामाजिक और धार्मिक आदेश था, जबकि रासो काव्य के वीरता के पीछे कोई व्यापक लोकादर्श दिखाई नहीं देता है। इसी परंपरा में भूषण राष्ट्रीय भाव वाली काव्य धारा से अपना विशिष्ट स्थान निर्मित करते हैं। शिवाजी एवं छत्रसाल जैसे नायकों के चरित्र के माध्यम से जन भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसे वीर रस से परिपूर्ण कृतियों के रचयिता भूषण राज्याश्रयी कवि होने के बाद भी शिवाजी के चावण अभिभाव भावना की अभिव्यक्ति में इस तरह से नहीं डूबते, छत्रसाल जैसे नायकों का कोरा यशोगान नहीं करते। आश्रयदाता शिवाजी और छत्रसाल के व्यक्तिगत वैभव के बारे में अनावश्यक खुशामदी की एक पंक्ति नहीं लिखते हैं, बल्कि वे इन जननायकों के राष्ट्रीय सांस्कृतिक भाव और घटनाओं को ही अपनी कविता का मूल आधार बनाते हैं। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के महत्व चावड़ नहीं दिखते हैं, तत्कालीन युग के सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का अपनी कविता के माध्यम से ऐतिहासिक वर्णन करते हैं। सच तो यह है कि आज छत्रसाल या शिवाजी की जो छवि लोगों के मन में है, उसके निर्माण के शिल्पी भूषण ही है। उनका काव्य किसी भी युगीन दस्तावेज से कम नहीं है। साहित्य कभी कभी इतिहास के निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका इसलिए निभा पाता है। वीर रस के कवि के रूप में उनकी ख्याति के आधार पर विश्व बंधुओं द्वारा रचित हिंदी काव्य के नवरत्नों में भूषण को स्थान प्राप्त होता है। अब थोड़ी सी उस युग की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उसको भी हम देखेंगे कि रीतिकाल की कविता जो थी मूलतः शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता का अद्भुत संयोग उसमें देखने को मिलता है। कविता में व्यक्त प्रेम और श्रृंगार के भाव कवियों की ऐहिकतावादी दृष्टि के परिणाम थे। चूंकि शास्त्रीयता और श्रृंगारिकता जैसे काव्य भाव समाज के अभिजात प्रवृत्ति के हिस्से माने जाते हैं, इसलिए वे आश्रयदाताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं थे। अतः रीतिकाल में भी आदिकाल की कविताओं की तरह या रासो काव्यों की तरह, या कहें कि उससे भी व्यापक एक दरबारी परंपरा का आगाज हमको दिखाई देता है। फलस्वरूप दरबारों में कविता और संगीत और नृत्य की तरह कविता को भी मनोरंजन का एक साधन माना जाने लगा। कविता का उद्देश्य सामंत के वाद विलास और वैभव का आख्यान हो चला, उसका मनोरंजन हो गया। सामंत की रुचि का महत्व काव्य प्रवृत्ति का रुझान बन गया। अब सामंत जो है श्रृंगार से पूर्ण छंद में सामान्य शास्त्रीय जानकारी तक जो सामंत थे उनकी जानकारी सीमित थी। इसीलिए रीतिबद्ध काव्य में चमत्कार की प्रमुखता इसलिए भी हो गई जिससे आश्रयदाताओं को चौंकाया जा सके। इस चमत्कार के फलस्वरूप रीतिबद्ध काव्य में वाक्यबद्धता, सघनता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का प्रसार हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि
रीतिकाल की कविता वास्तव में प्रकृति की प्रभुता, जीवन समाज की संवेदना, लोक की पीड़ा, निरंतर हो रहे सांस्कृतिक क्षरण इत्यादि से कविता का मोह भंग हो गया, कविता विलुप्त होने लगी। समाज में जब इस तरह की पौरुषहीन विलासिता और कृत्रिम वैभव उल्लास की प्रवृत्ति का प्राधान्य हो जाता है तो सामाजिक व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर होने लग जाती है। प्रजा की दयनीय दशा की ओर शोषक सत्ता का ध्यान नहीं था, प्रजा अत्याचारों से कला रही थी। भक्ति काल की कविता में जिस लोक कल्याण और लोक मत की स्थापना व्यापक धरातल पर हुई थी वो रीति काल में धीरे धीरे दरकने लगी थी। कविता का सामाजिक नागरिक कर्तव्य धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था और जन भावनाओं की घटकों उपेक्षा भी हो रही थी। स्वयं कवि भी ऐसे जानते थे कि ऐसे काव्य से कविता की भूमि की उर्वरता नहीं बढ़ेगी, अन्यथा प्रसिद्ध कवि भिखारी लाल को ये कहना नहीं पड़ता कि आगे के सुगमी रीतियां तो कविता ही, न तो राधिका कन्हई सुगम को वहां है। हम देखते हैं कि रीति काल में हमको दो तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक तीन तरह की कविता मिलती है। सामान्य जो कोर्स में पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध तीन तरह की कविता मिलती है। तो कुछ तो उसमें कवि थे और कुछ में उसमें आचार्य कवि भी थे, जो कवि ही इसलिए बने तो अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन कर सके। जैसे केशवदास के बारे में सुतो जी ने कहा भी है, और भी ऐसे बहुत से कवि थे जिनका आचार्यत्व पक्ष जो है ज्यादा प्रमुख है कवि पक्ष की अपेक्षा। तो हम देख सकते हैं कि संस्कृत प्राकृत साहित्य में थोड़ा पीछे भी हम लौट के जाएं तो हम ये देखते हैं कि श्रृंगार की एक अखंड और संपन्न परंपरा थी, लक्षण ग्रंथों की भी एक परंपरा थी। रीतिकाल अपने श्रृंगारिक लक्षण ग्रंथों के लिए बीज वहीं से लेता है, लेकिन रीतिकाल के आचार्य कवि संस्कृत के आचार्यों की तरह बौद्धिक विश्लेषण का विधान उतना नहीं तान पाए, क्योंकि ये सामान्य रसिक सामंतों को हिंदी भाषा के माध्यम से काव्य शास्त्र का साधारण ज्ञान कराने में अपने कवि चातुर्य का उपयोग कर रहे थे और रमणीय उदाहरणों के द्वारा उनका मनोरंजन कर रहे थे। कहने की बात नहीं है, कह सकते हैं कि आचार्य कवि कर्म के बहाने अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन करते थे, यानी मूलतः इनका उद्देश्य था अपने आचार्यत्व को प्रदर्शित करने का। कविता उसका एक माध्यम की साधन थी बस। तो हम ये देख सकते हैं कि श्रृंगार की दो अलग अलग भावधाराएं, जैसा कि कहा गया, एक साथ बह रही थी। एक तो दरबारी कविता थी राज्याश्रित, हालांकि उसमें भी देव बिहारी मतीराम जैसे कवि राज्याश्रित होने के बावजूद भी श्रृंगार और नैतिक काव्य के बड़े संवाद थे। दूसरी वह कविता जो दरबार से दूर अंतःकरण की स्फूर्ति के रूप में उत्पन्न हुई, जैसे धनानंद जैसे कवि जो प्रेम की पीर के महानायक माने गए। स्वयं भूषण भी आरंभ में रीतिकालीन परंपरा अनुसार श्रृंगारी का व्यक्तियों के ही उच्च कोटि के कवि रहे। भूषण नाम की उपाधि उनको राजा रूपसार और सोलंकी ने श्रृंगारी कविता के भाव की कविता में ही प्रदत्त की थी। उत्तरोत्तर हम देखते हैं कि रीतिकाल में उत्तरोत्तर ललित कलाओं का विकास होता है, जैसे इसके पहले भी कहा गया संगीत का विकास होता है, ललित चित्रकला का विकास होता है, स्वतंत्र साहित्य का विकास होता है। लेकिन कुल मिला के जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने तरह की कविताएं होती थी वह प्रेम से ही संबंधित कविताएं थी, चाहे वो दरबारी कविता हो चाहे वो स्वतः स्फूर्त कविता हो। तो थोड़ा सा इसका समय की बंदिश है तो मैं भूषण के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि भूषण अपने काव्य के रूप में ऐसे योद्धाओं का चुनाव करते हैं जो जातीय और राष्ट्रीय चेतना के लोक नायक थे। स्वतंत्रता और धर्म प्रियता के लिए किया गया उनका त्याग उस युग में राष्ट्रीय प्रेरणा का प्रभावी स्रोत था। भूषण उसी चेतना और प्रेरणा को बाड़ी प्रदान करके अन्याय का निर्भीकता से प्रतिकार करने वाले नायकों के शौर्य का आख्यान रच हिंदू जनता की दमित भावनाओं और स्वाभिमान को व्यक्त करने का महनीय प्रयास करते हैं। सन 1613 में कानपुर के टिकवा गांव में दो महान रीतिकालीन कवियों चिंतामणि और मतीराम के सहोदर के रूप में निरुद्यमी मणिराम और भूषण गृह त्याग करके अपने लिए एक नई राह ढूंढते हैं। कुछ राज्याश्रमों में भी जाते हैं और रीतिकाल की परंपरा के अनुसार वो श्रृंगारी पद भी रचते हैं, लेकिन उनकी चेतना को भीतर निरंतर उस युग की कविता को लेकर एक क्षोभ भी व्यक्त होता है। अपने कवित्व को सार्थक और जनहिताय बनाने के लिए वे निरंतर यात्रा करते हैं और यात्रा करते हुए भी अपने युग की जो धार्मिक विवंचनाएं हैं,
सांस्कृतिक हाथ है और आर्थिक विडंबना की पीड़ा को महसूस करते हैं, देखते हैं, उससे दो चार होते हैं। औरंगजेब का शासन था उस समय, मुगल सम्राट था, कि औरंगजेब जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रेरक प्रतीकों को नष्ट कर रहा था, प्राचीन पूज्य देवालयों को विनष्ट कर रहा था, उसका वर्णन भूषण की तीनों कृतियों में प्राप्त होता है। ये तीनों कृतियां भूषण की धीर भावना के सच्ची निर्देशक हैं। यही भूषण की काव्य की मुख्य विशेषता है कि उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास को छंदबद्ध किया गया है। उनके काव्य का आधार ऐतिहासिक है या वीर काव्य उत्साह और शक्ति से परिपूर्ण होकर देश की संस्कृति और गौरव का गान गाता है। इसमें हिंदू जनता की पीड़ा का पद है। तो शिवाजी के उस प्रतिकार की वाणी भी है जहाँ वे हताश धर्म की ध्वजा को पुनः थामकर भारत के जातीय स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। भूषण की निम्नांकित पंक्तियां साफ कहती हैं कि देवर गिरावते पिलावते निशान अली ऐसे डूबे राव रानी सभी गए रक्त की, गौरांग पति आप औरन को देखता आपके मकान सब मार गए तक की। धर्म के नाम पर हो रहा है ऐसा अत्याचार भूषण के स्वाभिमानी हृदय को स्वीकार्य नहीं था। बहुसंख्यक जनता पर हो रहे अत्याचार और बलपूर्वक उनके धर्मांतरण के अनाचार पराकाष्ठा की सीमा को पार कर गए थे। हिंदू शासक स्वार्थ प्रियता और संगठन भावना के अभाव में अस्तित्व ही विहीन होकर पतन के गर्त में जा चुके थे। राष्ट्र जब जैसी कोई भावना देश में शेष नहीं बची थी। ऐसे समय में भूषण कविता के क्षेत्र में आते हैं और ये देखते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक रक्षा का प्रश्न प्रबल रूप से भूषण के साथ था, परंतु इसके प्रतिकार के लिए राष्ट्रीय जातीय गौरव से भरा कोई ऐसा लोकनायक व्यक्तित्व उन्हें कहीं आसपास दिख नहीं रहा था। भूषण निवास होकर बैठते नहीं है, बल्कि अपना अनुकूल जातीय भावना के लिए न्यौछावर होने वाले आश्रयदाता की खोज में देश देशांतर घूमते हैं। और जब उन्हें छत्रपति और बुंदेला वीर छत्रसाल जैसे जातीय लोकनायक आश्रयदाता के रूप में मिलते हैं तो वे घोषणा कर देते हैं कि उनकी खोज अब समाप्त हो गई। भूषण का यह संकल्प कि अब किसी अन्य की सराहना नहीं करनी है, अब किसी अन्य की प्रशंसा नहीं करनी है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे जन भावनाओं को चयन करते हुए पीड़ित जाति में स्फूर्ति उत्साह और एकात्मकता के भाव की प्रेरणा के प्रसार को चुनते हैं। 12 मई 1666 औरंगजेब की 50वीं सालगिरह होती है। जलसा होता है। जलसे में तमाम कवियों को भी बुलाया जाता है, अनेक कवि पहुंचते हैं। मतीराम के साथ भूषण भी जाते हैं अपने भाई के साथ उस जलसे में शामिल होने। और वहां देखते हैं कि शिवाजी का जैसा अपमान होता है और शिवाजी का जो प्रतिकार औरंगजेब के प्रति होता है उसको देखते हैं, उसके प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं। प्रतिकार की जो लपट भूषण को शिवाजी के भीतर दिखती है और जिससे मुगल सत्ता की चूड़े भयाकांत होकर हिलने लगती हैं, शिवाजी के साहस से भूषण का अंतस गर्भोन्नत हो जाता है। भय और चाटुकारिता के इस युग में तीनों न सलाम न राह न वचन बोले सुधरे छत्रपति के ऐसे स्वाभिमानी तेवर में भूषण की कविताई की राह बदल दी और उनके आश्रयदाता का चुनाव भी कर दिया। उनकी आत्मा को 1666 में रायगढ़ जाकर शिवाजी से मिलने और हिंदी क्षेत्र से एक और बात है कि हिंदी क्षेत्र से एक अलग भाषा के क्षेत्र में मराठी भाषा के क्षेत्र में भूषण जाते हैं और ब्रज भाषा की कविताएं करते हुए अपने काव्य कौशल से मराठा दरबार में कविकुल सचिव बन जाते हैं और उनकी यात्रा को एक निश्चित और अनुकूल प्रमाण मिल जाता है। एक और बात है कि हम देख सकते हैं कि किसी भी युग में कोई भी युग हो, एक सामान्य जो प्रवाह उसमें चल रहा होता है उसके विपरीत बहना सुगम नहीं होता है। लेकिन भूषण रीतिकालीन श्रृंगारता के फिसलन वाले मार्ग को त्याग कर जन भावना के उस पथनीले रास्ते को चुनते हैं जिस पर चलना किसी भी तरह से किसी भी कवि के लिए आसान नहीं था। काव्य को महज मनोरंजन या वाद विलास की वस्तु न मानकर जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का ओजस्वी स्थल बनाते हुए भूषण राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा रखते हैं। इन अर्थों में, इन खास अर्थों में भूषण निश्चित रूप से पुनर्जागरण के कवि माने जा सकते हैं। उन्होंने अपने काव्य की दिशा और दिशा का निर्धारण ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहाँ सर्वाधिक आवश्यक चीज राष्ट्रवाद और जातीय अस्मिता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की थी, उसको भूषण चुनते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं। और जब एक बार चुन लेते हैं तो फिर उस रास्ते से भूषण टिकते नहीं, हटते नहीं है। तो
हम ये देख सकते हैं वो जो है बीनवस की कविता का स्थायी भाव है, वो जो है भूषण की कविता में आवेग को भरता है। यह आवेग उन्हें और कहीं से नहीं मिलता, सामाजिक जीवन से मिलता है। जो घूमते हैं एक्टिविस्ट कवि है भूषण, वो चुपचाप बैठते नहीं है जैसे दूसरे रीतिकालीन कवि थे, दरबारों में बैठ के वो कविताएं लिखते थे। भूषण शिवाजी के साथ युद्धों में जाते हैं, अनेक युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन करते हैं, युद्ध की रणनीतियों में शामिल होते हैं, योद्धाओं की विशेषताओं में शामिल होते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ये आवेग उनको कहां से प्राप्त हो? ये आवेग उनको प्राप्त होता है सामाजिक जीवन से। जो घूम घूम के वो देखते हैं, विडंबना देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, संतरास देखते हैं, एक जाति पे अत्याचार देखते हैं, वो सारी चीजें उनके भीतर कवि के रूप में वो सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। कवित्व के रूप में वो सारी भावनाएं, सारे संवेग, सारा आवेग उनकी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि स्पष्ट उनका मानना है कि प्राचीन काल में अत्याचारी शासकों को रोग से मुक्ति दिलाकर धर्म की रक्षा करने वाले जैसे राम और कृष्ण थे, वैसे इस युग में औरंगजेब के सामने स्थापित होने वाले लोक रक्षक शिवाजी हैं। जैसे धर्म रक्षा युद्ध रावण और कंस से था, उसी प्रकार शिवाजी का भी धर्म युद्ध संस्कृति विनाशक प्रजा पीड़क औरंगजेब से है। एक अंतिम बात कहकर मैं खत्म करूंगा कि एक हम देखते हैं कि थोड़ा सा उनकी भाषा पर भी हम बात करेंगे कि भूषण के युग में हिंदी काल में आमतौर पर हम देखते हैं ब्रज भाषा का उपयोग होता था। ब्रज भाषा सामान्य तौर पर कोमल, सुकुमार और भावना प्रधान भाषा मानी जाती थी, इसलिए उसको श्रृंगारिक भावनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा माना गया। आप देखिए पूरा भक्ति काल में आपको अनेक भाषाएं मिलेंगी, अवधि भी मिलेगी, ब्रज भी मिलेगा, दूसरी भाषाओं का भी लोक स्वर भी मिलेंगे। लेकिन आप रीतिकाल तक आते आते आप देखेंगे कि कविता की भाषा जो है पूरी तौर से ब्रज भाषा की हो जाती है। ब्रज भाषा रीतिकाल का मुख्य भाषा हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रज भाषा को भूषण, ब्रज भाषा जैसी कोमल भाषा को भूषण जब अपने भावों के लिए उपयोग करते हैं, अपने कवित्व के लिए उसका उपयोग करते हैं, अपने भावों का अनुरूप उसको ढालते हैं, तो सुकुमार ब्रज भाषा को परुष बना देते हैं, कठोर बना देते हैं, ओजस्वी बना देते हैं। ये हम देख सकते हैं भूषण का काव्य कौशल है कि जिसमें अपनी अभिव्यक्ति को सटीकता से चित्रित करने के क्रम में और ब्रज भाषा का कठोर ओजस्वी बनाने के चक्कर में भूषण जो है भाषाई बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। ये भूषण का मौलिक काव्य कौशल माना जा सकता है कि ब्रज भाषा जैसी कोमल कांत पदावली की भाषा को वो युद्ध की भाषा बना देते हैं। तो अब यहाँ छिटा गई है, तो इसलिए ज्यादा पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं अंत में कि भूषण अपनी काव्य साधना के द्वारा रीतिकाल की रूढ़िबद्ध श्रृंगारिक परंपरा में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना और अर्थवत्ता का संचार करते हैं। शिवाजी के गौरवशाली चरित्र को, छत्रसाल के चरित्र को आधार बनाकर वीर रस में भूषण के मुक्तक ऐसे अत्याचार के युग में हताश निराश हिंदू जनता में उत्साह का मार्ग संचार ही नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रति अटूट विश्वास दिखाते हैं। राज्याश्रित कवि थे भूषण, लेकिन राज्याश्रित कवि होकर भी भूषण की कविताई में जिस प्रकार स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, त्याग और चारित्रिक दृढ़ता से भरे नायकों का चरित्र उतरता है, वह उन्हें रीतिकाल नहीं संपूर्ण भारतीय काव्य परंपरा के अग्रिम पंक्ति के कवियों में स्थापित करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।